हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण करने से पहले आप सबको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में एक बार हम दोहराते हैं। संज्ञा क्या होती है? हम कर ही चुके हैं कि संज्ञा किसी के भी नाम को बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि विशेषता क्या होती है। विशेषता, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि समझ तो आ गया, लेकिन विशेषता होती क्या है? विशेषता सिर्फ किसी व्यक्ति का गुण ही नहीं होता। विशेषता में हम कई चीजें ले सकते हैं, जैसे किसी चीज की संज्ञा की, यानी संज्ञा या सर्वनाम की हम संख्या ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं, गुण ले सकते हैं, उसका दोष ले सकते हैं, उसका रंग ले सकते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, उसका आकार ले सकते हैं कि कैसा आकार है, गोल है, चौकोर है, लंबा है। उसकी अवस्था को ले सकते हैं, उसकी अवस्था कैसी है, बीमार है, स्वस्थ है, या फिर गंध को ले सकते हैं। गंध मीन्स जैसे कि वो उसकी खुशबूदार है या बदबूदार है, उसकी गंध के बारे में पता चले जिससे। या फिर और क्या ले सकते हैं? स्वाद भी ले सकते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कुछ भी। ये सारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो देखिए दोबारा से, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण ली हैं, एक तरफ मैंने विशेषण शब्द लिखे हो, दूसरी तरफ संज्ञा शब्द। जैसे फर्स्ट है चार छात्र, इसमें जो छात्र है वह क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा, इसकी विशेषता जो कौन सा शब्द बता रहा है? चार। तो चार क्या हुआ? विशेषण। चार छात्र, चार है विशेषण जो कि संख्या बता रहा है। मैंने पहले ही बताया कि विशेषता संख्या भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है। गुण देखिए, अच्छा लड़का, इसमें अच्छा क्या है? इसका गुण है लड़के का। तो लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अच्छा। तो लड़का है संज्ञा और अच्छा क्या है? विशेषण। इसके बाद है बुरा आदमी। अब यहाँ पे गुण की जगह अवगुण आ गया या दोष आ गया किसी व्यक्ति का। जैसे बुरा आदमी, आदमी जो है संज्ञा है, इसके दोष के बारे में बताया गया है। कैसा है आदमी? बुरा है। तो बुरा क्या हुआ? विशेषण। नेक्स्ट है हरी मिर्च। यहाँ पर मिर्च जो है संज्ञा है, इसमें मिर्च के रंग के बारे में बताया गया है जो कि विशेषण है। हरी, हरी शब्द मिर्च के रंग के बारे में बता रहा है जो कि विशेषण है। हरी विशेषण और मिर्च संज्ञा। नेक्स्ट है गोल चूड़ी। अब चूड़ी जो संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या है? कि गोल है। क्या गोल क्या होता है? इसका आकार हो गया। तो आकार के बारे में बताया हुआ है चूड़ी के, तो ये भी विशेषण हुआ। गोल क्या है? विशेषण। और चूड़ी क्या है? संज्ञा। स्वस्थ बच्चा, तो यहाँ पर बच्चा जो है संज्ञा है और बच्चे की अवस्था बताई गई है कि वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ क्या हुआ? विशेषण। खुशबूदार फूल, यहाँ पर फूल जो है संज्ञा है और उसकी क्या विशेषता बताई गई है? कि खुशबूदार है। उसकी गंध के बारे में बताया हुआ है। कैसी है उसकी गंध? खुशबूदार। तो खुशबूदार क्या है? विशेषण। और फूल क्या है? संज्ञा। तो एक और बात आपको बता दूं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, अगर ये विशेषण शब्द के साथ आ रहे हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है किसी शब्द द्वारा, तो इन संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेष्य। तो ये हो गए विशेषण। और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन संज्ञा शब्दों को हम बोलेंगे विशेष्य। जैसे कि चार विशेषण है और छात्र क्या हुआ? विशेष्य। अच्छा विशेषण है और लड़का क्या हुआ? विशेष्य। बुरा विशेषण है और आदमी क्या हुआ? विशेष्य। हरी विशेषण है और मिर्च क्या हुआ? विशेष्य। गोल विशेषण और चूड़ी विशेष्य। स्वस्थ विशेषण और बच्चा विशेष्य। खुशबूदार विशेषण और फूल विशेष्य। इस तरह बेटा मैं कुछ संज्ञा शब्द ले रही हूँ। संज्ञा आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये संज्ञाएं हैं।
क्या है ये? पेड़ है, सितारा, सेब और ये क्या है? सूरज। तो सबसे पहले लेते हैं पेड़। पेड़ की विशेषताओं के बारे में सोचिए। पेड़ की क्या क्या विशेषता हो सकती है वो हम लिखेंगे। पेड़ की क्या क्या विशेषता हो सकती है? पेड़ घना हो सकता है, घना पेड़। और क्या हो सकता है? पेड़ छायादार हो सकता है, छायादार लिखेंगे हम इसको, छायादार है। और क्या है? पेड़ घना, छायादार, रंग ले सकते हैं। इसका रंग क्या है? हरा, हरा पेड़ या हरा भरा लिख सकते हो, हरा भरा पेड़। तो नेक्स्ट है हमारे पास सितारा। सितारा की सोचिए क्या विशेषताएं होंगी। इसके रंग के बारे में देखो आप, इसका काउंटिंग भी, संख्या भी ले सकते हो, गुण ले सकते हो, अवगुण ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सितारा क्या है? सुंदर है। और क्या है? सितारा चमकीला भी है। और क्या है? सोचिए और क्या लिख सकते हैं इसको? आकर्षक भी है, कितना आकर्षक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेब। सेब क्या है? सेब का रंग देखिए पहले। सेब किस रंग का होता है? सेब लाल होता है, लाल सेब। और क्या हो सकता है? सेब की विशेषता बताइए। लाल सेब या फिर मीठा सेब। मीठा भी हो सकता है। इसके स्वाद के बारे में भी बता सकते हैं, मीठा है। इसके रंग के बारे में बता सकते हैं, लाल है। और क्या बता सकते हैं हम? इसकी संख्या देखिए, कितने सेब दिखाई दे रहे हैं आपको? एक। तो क्या लिखेंगे? एक सेब, एक सेब। आगे हमारे पास है सूरज। अब सूरज की विशेषताएं सोचिए। सूरज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सूरज भी चमकीला होता है, आपने देखा होगा सभी ने, चमकीला। और क्या होता है? सूरज गर्म भी होता है। सूरज चमकीला होता है, गर्म होता है। सूरज का रंग बताइए कैसा होता है? आप देखते हो रोज, सूरज का रंग क्या होता है? सुनहरी, सोने जैसा रंग होता है, सुनहरी। तो देखिए हम इन जितने भी कोई भी संज्ञा शब्द होता है उसकी विशेषता बता सकते हैं। कितने ही वर्ड उसके लिए हम कितने ही शब्द ढूंढ सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द आप ढूंढ सकते हो जो इनकी विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले ये शब्द क्या हुए? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हुए? विशेषण। आई होप बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक विशेषण यानी एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू। तो बच्चों आप विशेषण की परिभाषा अच्छी तरह से कर ही चुके हो। क्या होती है विशेषण की परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा करने के बाद हम विशेषण के भेद करेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, गंध, स्वाद, अवस्था, दशा आदि का बोध करवाते हैं, आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में जरूरी नहीं कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण ही होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए इसके उदाहरण, गुण ईमानदार व्यक्ति का गुण है, बेईमान उसका दोष है, अवगुण है। गोल उसका आकार है, हरा रंग है। रोगी यानी रोगी व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? रोगी है, उसकी अवस्था है ये। मीठा यानी ये इसका स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। गंधहीन, गंध भी आ जाती है इसमें। गंध मीन्स खुशबूदार, बदबूदार, कि इसकी गंध कैसी है, स्मेल। या फिर नरम, नरम क्या है? नरम इसका स्पर्श है, नरम है, खुरदरा है, कैसा है। तो ये सारी चीजें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक सेब, दो अनार, तो ये निश्चित, ये इनकी संख्या है। अब संख्यावाचक विशेषण के आगे दो उपभेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, जैसे एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़कियां, या पहला घर, दूसरा घर, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होती है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े से लोग, थोड़े से, अब थोड़े से इसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा, लोगों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो थोड़े से क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कम लोग, तो कम लोग, इसमें भी लोगों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं, कम लोग, तो कम क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग, तो कुछ लोग, इसमें भी लोगों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की संख्या होती है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का माप तोल बताया जाता है, माप तोल का ज्ञान होता है। जैसे जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में अथवा परिमाण के बारे में पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी आगे दो प्रकार का होता है, इसके भी दो उपभेद हैं, कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे एक लीटर पानी, 2 मीटर कपड़ा, या फिर 3 किलो आम, तो ये क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की के निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता, संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का पता चलता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कम कम खाना, कुछ चावल, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इससे अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, इससे वस्तु के नाप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि अगर सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह सर्वनाम जो है फिर विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है जब वह संज्ञा के साथ संज्ञा के आगे लग जाता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह पुस्तक, तो यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा, संज्ञा के आगे यह लग गया तो यह जो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। वह घर, तो घर क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले वह लग गया, वह घर, तो वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है जो विशेष उसकी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों कई बार बच्चों को संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में कंफ्यूजन होती है, उन्हें क्लियर नहीं होता है कि संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसे कैसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं? देखिए, संख्यावाचक विशेषण में जो जैसे विशेषण शब्द के साथ जो संज्ञा शब्द लगा होता है, तो वो संज्ञा शब्द को आपने देखना है कि वो काउंटेबल है, उसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। अगर तो वो काउंटेबल है, अगर हम उसको गिन सकते हैं तो वह संख्यावाचक में आएगा। अगर हम उसको नहीं गिन सकते, उसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, तो वह क्या होता है फिर? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ, जैसे मैं ले रही हूँ एक
सेब या फिर 1 किलो सेब। अगर तो एक सेब बोला मैंने तो सेबों की संख्या बताई है कि कितने सेब हैं, एक सेब है। अगर मैं बोलूं 1 किलो सेब तो किलो क्या है, तोल है, उसका तोल बताया है, तो वह फिर आ जाएगा परिमाणवाचक में। तो इसी तरह से कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे है कम। अब कम आप सोचोगे कि संख्यावाचक में भी आ रहा है कम और परिमाणवाचक में भी आ रहा है, दोनों में सेम आ रहे हैं, लेकिन हमने इसके साथ लगे हुए संज्ञा शब्द को देखना है। जैसे मान लीजिए मैं 2 उदाहरण ले रही हूं, एक कम पानी और कम छात्र। कम पानी और कम छात्र। कक्षा में कम छात्र बैठे हैं, या कक्षा में थोड़े से छात्र बैठे हैं, थोड़े से भी ले सकते हो। तो जैसे अगर कम के साथ जो संज्ञा शब्द दिया हुआ है, अगर तो उसको हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक कहेंगे हम। अगर नहीं गिन सकते, उसको माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, तो उसको परिमाणवाचक में लेंगे। तो जैसे कम पानी है, बोतल में बहुत कम पानी है, या घड़े में बहुत कम पानी है, पानी लगा हुआ है, कम के साथ पानी। पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो पानी के साथ लगा हुआ जो शब्द विशेषण शब्द है कम, तो वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो अगर मैं बोलूंगी कि कक्षा में कम बच्चे बैठे हैं, कम छात्र बैठे हैं, तो छात्रों को गिन सकते हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो फिर छात्रों के साथ या बच्चों के साथ लगा हुआ जो विशेषण शब्द कम है, तो वो संख्यावाचक होगा। तो इसी तरह से थोड़े से, थोड़ा सा या थोड़े से। मान लो थोड़ा सा दूध, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। या अब थोड़े से घर कच्चे रह गए हैं, अब मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए। अब थोड़ा सा के साथ दूध शब्द लगा हुआ है, तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते। तो दूध के साथ जो थोड़ा सा विशेषण लगा हुआ है वह क्या है, परिमाणवाचक। तो अगर थोड़े से घर है या थोड़े से लोग हैं, जैसे थोड़े से घर अब कच्चे रह गए हैं, या थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, थोड़ा सा अगर खाना है, घर तो काउंटेबल है तो घर को काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे भी ये क्या होगा, यह संख्यावाचक होगा। अब थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, तो थोड़ा सा खाना, खाना क्या है, काउंटेबल नहीं है, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, परिमाणवाचक। तो इस तरह बच्चों संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर होता है। और किससे पता चलता है वह अंतर, हमें उसके साथ जो लगे हुए संज्ञा शब्द को देखकर। तो आई होप बच्चों आपको विशेषण की परिभाषा और इसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अब आपने इसको अच्छी तरह से इसकी रिवीजन करनी है, इसको पढ़ना है, समझना है, और इसकी जो पुस्तक अभ्यास है उसको अपनी पुस्तक में करना है। थैंक यू।